नमस्कार दोस्तों। आज की बात स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो वीडियो है वो कम्प्लीटली एजुकेशन और लर्निंग पर्पस के लिए है। हमसे भी रजिस्टर्ड नहीं है और हमारा इस पेरेंट कंपनी से भी कोई ताल्लुक नहीं है। ये केवल एक एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस से है और स्ट्रांगली एडवाइस करते हैं कि कोई भी एक्शन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर, क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें। कृपया इस डिस्क्लेमर को अच्छे से पढ़ लें। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर में आखिर क्या हो गया जिसकी वजह से ट्रेडिंग बंद हो गई है और अब निवेशकों को क्या करना चाहिए? अब हम क्या करें? ये कब तक वापिस आएगा? इसका हमारे पोर्टफोलियो पे क्या असर पड़ेगा? बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में चल रहे होंगे, आप पूछना चाह रहे होंगे, आपको शायद जवाब नहीं मिल पा रहे होंगे। कोशिश करेंगे कि आज के इस वीडियो में आपको इसका जवाब मिले। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार तीसरे दिन भी इसमें ट्रेडिंग बंद रही और इससे डेफिनेटली निवेशकों की चिंता बढ़ गई है। कंपनी आईबीसी के तहत इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस में है और नियामक पाबंदियां लागू है। इसका क्या मतलब है? देखिए, आईबीसी जो कि एनएससी के थ्रू होता है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्टी कोड, या आईआरपी जो कि बीएससी के थ्रू होता है, इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। ये दोनों ही प्रोसेस में जब कोई कंपनी आ जाती है तो वह ट्रेड टू ट्रेड और टी टू टी सेगमेंट में उसके शेयर्स काम करते हैं। आईबीसी या आईआरपी ये प्रोसेस तब होता है जब कंपनी अपने डेप्ट को रिस्ट्रक्चर करने में विफल हो जाती है, वो नहीं कर पाती है या लोन को रिपे नहीं कर पाती है। उस समय निवेशकों के हित में देखते हुए सेबी आईआरपी या आईबीसी प्रोसेस चालू करती है और ट्रेडिंग को रिस्ट्रिक्टेड कर देती है। आज तीसरा दिन है, हम रिलायंस इंफ्रा के शेयर्स न खरीद सकते हैं न बेच सकते हैं। सबसे पहले समझें कि इसका मामला क्या है। 30 मई 2025 को एनसीएलटी ने के मुंबई ब्रांच ने आईडीबीआई ट्रस्टशिप द्वारा दायर किया दिवालिया याचिका स्वीकार की थी और ये याचिका दूसरा सोलर पावर प्लांट से जुड़े करीबन 89 करोड़ रुपए के बकाया टैरिफ की वजह से थी। परंतु रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने तुरंत ही प्रतिक्रिया देते हुए इसके 93 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया और उसकी देनदारी समाप्त हो गई। इसके बाद कंपनी ने एनसीएलटी से वापस संपर्क किया और 4 जून को कारपोरेट इन्वॉल्वसी प्रक्रिया शुरू करने पर रोक लगा दी। इसकी अंतिम सुनवाई तक उसने रोक लगा दी थी, लेकिन अब फिर से इसी तरह का मामला आया है। देखिए, कोई भी कंपनी अगर आईआरबी या इस टाइप के किसी भी दिवालिया प्रोसेस में जाती है तो वो अच्छा नहीं है। वो किसी भी कंपनी के लिए अच्छा नहीं है, चाहे वो कितनी भी बड़ी कंपनी क्यों ना हो। तो डेफिनेटली ये कंपनी के लिए तो अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी क्या हमें इससे डरना चाहिए? क्या हमें परेशान होकर टेंशन लेके बैठ जाना चाहिए कि अब हमारा क्या होगा? देखते हैं एएसएम फ्रेमवर्क में क्या होता है। एएसएम फ्रेमवर्क में चूंकि स्टेज 2 में है तो उसके अंदर केवल सप्ताह के पहले दिन सोमवार को ही ट्रेड करने की अनुमति है और निवेशकों को पोजीशन से बाहर निकलने की क्षमता सीमित हो जाती है क्योंकि एक ही दिन उनको मिलता है। और साथ ही साथ जहां तक मेरी नॉलेज ताल्लुक रखती है, हम इसमें इंट्राडे नहीं कर सकते। यानी कि अगर आपने सोमवार को खरीदा या बेचा तो इसका सेटलमेंट आपके नेक्स्ट दिन तो हो जाएगा, बट आप इस शेयर को अगले सोमवार से पहले खरीदे बेच नहीं सकते। एएसएम आखिर क्या है? ट्रेड टू ट्रेड क्या है? ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट इन्वेस्टर को ध्यान में रखते हुए, इन्वेस्टर के हित को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इसके अंदर स्टॉक की अनयूजुअल प्राइस वोलेटिलिटी को स्टॉप करने की कोशिश की जाती है। इसका पर्पस है कि सेफगार्ड करें इन्वेस्टर को और मेंटेन करें मार्केट इंटीग्रिटी को। ये सेबी, बीएसई, एनएसई इन्हीं सभी एक्सचेंज के द्वारा ज्वाइंटली होता है। अगर कोई स्टॉक्स किसी भी वजह से टी टू टी सेगमेंट में आता है, उसके पैरामीटर्स कई हो सकते हैं। उसमें से कुछ है जैसे वॉल्यूम का वेरिएशन, मार्जिन बहुत ज्यादा हो गया है, इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में आ गया है जैसे कि रिलायंस इंफ्रा है। अभी ये इन्वेस्टर के लिए इम्पैक्ट क्या रखता है? इन्वेस्टर के लिए इम्पैक्ट ये है कि इन्वेस्टर ये समझे कि ये एक हाई रिस्क स्टॉक है, इसके अंदर लिवरेज लेना या किसी भी तरह की एक्सटेंड ट्रेडिंग करना खतरे से खाली नहीं है और ये वापिस से उस स्टॉक को एक नॉर्मल ट्रेडिंग रेंज में लाने की कोशिश करता है। अगले सेगमेंट में जाने से पहले हम एक बात समझें कि रिलायंस इंफ्रा इस समय कहाँ स्टैंड करता है। आप देखेंगे कि रिलायंस इंफ्रा का मार्केट कैप बहुत ही जबरदस्त है, 7,077 करोड़ रुपया। हम देखेंगे कि इसकी जो बुक वैल्यू है वो भी बहुत अच्छी है, 414 रुपये बता रहा है। इसका 52 वीक हाई 425 रुपये है और 52 वीक लो अभी अभी इसने बनाया था। लेकिन सबसे बड़ी चिंता का विषय वो है इसका डेप। अब देखिए, मार्केट कैप तो 7,700 करोड़ रुपया है, लेकिन इसका डेप 5,737 करोड़ रुपया है, जो कि बहुत ज्यादा है। डेप टू इक्विटी भी ठीक है, पर इक्विटी ज्यादा होने की वजह से डेप टू इक्विटी रेशो लेस देन 1 है, बट ये फिर भी अच्छा नहीं है क्योंकि डेप बहुत ज्यादा है। डिविडेंड यील्ड तो 0 है, क्लियर दिख रहा है। अब हम एक बार इसके लॉन्ग टर्म चार्ट पे जाएं। 5 साल में रिलायंस इंफ्रा का लो लगभग 10 रुपए के नीचे था, जो कि कोविड के समय आया था और उसी समय एक नेगेटिव न्यूज जुलाई 2019 से पहले भी आई थी। उसी वजह से ये इस स्टॉक का प्राइस एकदम से नीचे गिरा था। उसके बाद कंपनी ने कुछ प्रोग्रेस दिखाई, कुछ डेप्ट वापस चुकाए और इस वजह से प्राइस कंटिन्यूस ऊपर की तरफ जा रहा था और इसने 425 रुपए के अपने हाई को भी छुआ। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट इंप्रेसिव है। नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं कंटिन्यूस बढ़ा हुआ है। मार्च 2025 में 9,177 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट कंपनी ने दिखाया है। बैलेंस शीट भी रिलायंस इंफ्रा की बहुत अच्छी है, 70,000 करोड़ रुपया टोटल एसेट्स है, बट टोटल लायबिलिटी भी लगभग सेम ही है और यही इस कंपनी की सबसे बड़ी परेशानी है। अब हम क्वार्टर की बात करें, लेटेस्ट क्वार्टर की बात करें
तो रिलायंस इंफ्रा ने बहुत अच्छे क्वार्टर के रिजल्ट दिए थे। मार्च 2025 में 8,262 रुपए का प्रॉफिट दिखाया था, जून 2025 में 305 करोड़ रुपए और सितंबर 2025 में 2,575 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट दिखाया है और ईपीएस भी बढ़े हुए क्रम में है। कुल मिला के कंपनी रिकवरी फेज में है। ये रिलायंस इंफ्रा का वन डे का चार्ट है और हम देख सकते हैं कि 128 रुपए के आसपास इसने अपना लो बनाया था और वहीं से इसने सपोर्ट दिया है। वैसे तो 200 डीएमए के नीचे चल रहा है, बट एक पुल बैक की आशा की जा सकती है और 190-195 रुपए तक ये जा सकता है। कोई भी फ्रेश बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। अब हम देखते हैं कि इसका हमारे पोर्टफोलियो पे क्या असर पड़ेगा। सबसे पहली बात तो आप इसको डेली बाय सेल नहीं कर सकते, इंट्राडे भी मुझे लगता है कि नहीं कर सकते। आप केवल मंडे को ही खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं और आपको डिलीवरी में लेना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी रेस्ट्रिक्शंस है किसी शेयर के लिए, बट ये कोई नई बात नहीं है, ये बहुत सारी कंपनियों के साथ ऐसा हो चुका है। आप अपनी होल्डिंग को चेक करें डीमैट के अंदर, पैनिक ना हो, घबराए नहीं, जो होल्डिंग आपके पास है उसको रखें। वैसे भी आपके पास कोई दूसरा रास्ता है नहीं और आप बेच नहीं सकते, पर फिर भी घबराए नहीं, कंपनी ठीक है और अगले 1 से 2 महीने में या उससे भी जल्दी हो सकता है इस पे कोई न्यूज आए या रिलायंस इंफ्रा में आगे डेवलपमेंट हो। मैं फिर भी इस कंपनी के शेयर्स को मैं अपनी बाय और सेल की कोई रिकमेंडेशन देना नहीं चाहता, बट इस तरह के शेयर जो कि आईबीसी या इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में आते हैं उनसे दूर रहना ही उचित है। थैंक यू फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बहुत जल्द। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल।